आज हम लोग एक नया टॉपिक करने वाले हैं और ये नया टॉपिक जो है इसका नाम है आपका ओशनोग्राफी। ठीक है, ओशनोग्राफी बहुत ही इंपॉर्टेंट सेक्शन है और यहाँ से आप बहुत अच्छा सीख सकते हैं। ठीक है, यहाँ पर आपको ये भी देखना होगा कि हम लोग जो सेक्शन करने वाले हैं, जो हम लोग इसमें चीज़ें करेंगे, राइट, उसमें आपको मैं बता दूं कि पहले हम लोग एनसीईआरटी को साथ में लेके चीज़ों को करते हुए चलेंगे। यहाँ पे जो हम लोग फोकस करेंगे वो एनसीईआरटी को साथ में लेते हुए चीज़ों को कवर करेंगे। ठीक है, अब इसमें आपको हम लोग मैं बता दूं आपको कि मैंने इसमें जो लिया है दिस इज ओल्ड एनसीईआरटी। ठीक है, मैं बता दे रहा हूँ ये जो है ये आपकी क्या है, ओल्ड एनसीईआरटी है। ठीक है, तो ओल्ड एनसीईआरटी को मैंने यहाँ पर कवर करा है। ओल्ड एनसीईआरटी में यूनिट 4 पे आप आएंगे तो यूनिट 4 पे आपको ये चैप्टर मिलेगा, पहला चैप्टर हमारा। पहला चैप्टर है आपका ये रहा, ओशन बेसिन एंड सबमरीन रिलीफ फीचर्स। ठीक है, तो यहां पर आप देखेंगे तो आपका क्या है, ओशन बेसिन एंड सबमरीन रिलीफ फीचर आपका पहला चैप्टर है, चैप्टर नंबर 21। ये चैप्टर नंबर आपका क्या है, 21 है आपका। ठीक है, तो यहां पर हम लोग चीजों को यहां पर एनसीईआरटी के बेसिस पे करते हुए चलेंगे। तो यहां पर ऐसा नहीं कि मैं आपको जो एनसीईआरटी है एनसीईआरटी तक ही सीमित रखूंगा, उसके आगे भी हम लोग चलेंगे। ठीक है ना, उसके आगे भी हम लोग चलेंगे। तो मैं आपको कुछ बेसिक चीजें भी बताऊंगा और फिर हम लोग इस चीजों को आगे करते हुए कवर करते हुए चलेंगे। तो सबसे पहले तो मैं आपको यहां बता दूं, सबसे पहले आपको बता दूं कि इसमें हम लोग जो कवर करने वाले हैं वो रिलीफ फीचर को हम लोग कवर करने वाले हैं। ठीक है ना, रिलीफ फीचर्स किसके, ओशन बॉटम के। तो आइए, पहले हम लोगों ने चैप्टर देख लिया, कौन सा चैप्टर हमारा है। ठीक है, अब हम लोग इसमें क्या क्या चीजें हैं आपकी एनसीईआरटीज में, उससे पहले कुछ चीजें मैं आपको बताना चाहूंगा, वो हम लोग कवर करेंगे और फिर हम लोग एनसीईआरटीज में फोकस करेंगे लाइन बाय लाइन। ठीक है, तो आज जो हम लोग टॉपिक कवर करेंगे ये हमारा टॉपिक नंबर 1 रहेगा। ठीक है, टॉपिक 1 रहेगा हमारा और इसका नाम है ओशन बॉटम टोपोग्राफी। ठीक है ना, तो बेसिकली हम लोग यहां पर बात करने वाले हैं महासागरीय स्थलाकृतियों को हम लोग यहां बात करने वाले हैं। ठीक है ना, हम लोग यहां पर महासागर के नीचे जो स्थलाकृति है उस पर हम लोग बात करने वाले हैं। तो आप लोगों ने देखा होगा कई बार डायग्राम्स बने होंगे इस प्रकार के, तो आप लोग डायग्राम्स देखते होंगे। इस तरीके से डायग्राम आप देखते होंगे। तो बेसिकली अब हम लोग बात किसकी करने वाले हैं, ये आपका सी लेवल है, दिस इज योर सी लेवल, ये सी लेवल है आपका। हम लोग यहाँ कवर क्या करने वाले हैं चीजों को, हम लोग यहाँ कवर करने वाले हैं जो ये फीचर्स आप देख रहे हैं। ओशन के नीचे कितने फीचर्स हैं, उन सारे फीचर्स को हम लोग देखने वाले हैं। याद रखिएगा, समुद्र के नीचे कौन कौन सी स्थलाकृतियां हैं उसको हम लोग कवर करने वाले हैं। ठीक है, लेकिन सबसे पहले हम लोग ये समझेंगे कि इनके बारे में हमको पता कैसे चला।
हम कैसे कहें कि इनकी गहराई जो है वो लगभग 6 किलोमीटर होती है, ये कैसे हमको पता चल गया? ठीक है, तो आइए इसको हम लोग देखते हैं थोड़ा सा आगे कि कैसे इनके बारे में हमें पता चलता है। तो सबसे पहले हम लोग देखेंगे कि हाउ आर वी एबल टू नो, हम लोग किस प्रकार महासागर नितल के बारे में जानते हैं। ठीक है, तो यहां पर मैं बता दूं, एक मेथड हम लोग यूज करते हैं, उस मेथड को हम लोग बोलते हैं बैथीमेट्री मेथड। उस विधि को हम लोग क्या बोलते हैं? बैथीमेट्री विधि या बैथीमेट्री मेथड। इसमें दो किस्म के मेथड होंगे। इसमें आपको मैं बता दूं कि आपको दो मेथड मिलेंगे। एक है आपका डायरेक्ट मेथड, प्रत्यक्ष विधि, और एक है आपका इनडायरेक्ट। इनडायरेक्ट मेथड, अप्रत्यक्ष। अब हमको समझना है कि ये दोनों जो विधि हैं, ठीक है, प्रत्यक्ष विधि और अप्रत्यक्ष विधि, ठीक है, इसमें है क्या? देखिए, सबसे पहले हम लोग बात करेंगे, यहां पर आपको एक चीज समझनी है, यहां हम लोग बात करेंगे डायरेक्ट मेथड की। तो डायरेक्ट मेथड हम लोग किस पॉइंट ऑफ व्यू से यूज करते हैं? तो देखिए, यहां पर मैं बता दूं आपको कि फिजिकल मेजरमेंट के लिए, फिजिकल मेजरमेंट, ठीक है, हम लोग यहां पर करते हैं। यहां पर हम लोग भौतिक मापन करते हैं, राइट। और भौतिक मापन में कैसे हम लोग भौतिक मापन करते हैं? तो देखिए, सबसे बड़ी तो चीज होती है क्या कि खुद ही कूद के पता लगा लो, है ना। तो गोताखोर खुद ही कूद के पता लगा लो सारी इंफॉर्मेशन को, डायरेक्ट वन हैंड इंफॉर्मेशन जिसको बोलते हैं, ठीक है। या लोअरिंग ऑफ रोप्स और चेन्स, मतलब कि आप एक प्रकार से कह सकते हैं कि यहां पर चेन जो होते हैं, आपके लोहे के भारी चेन या आपके जो रोप होते हैं, उनको हम लोग क्या करेंगे? समुद्र के नीचे डाल देंगे, ठीक है, और उससे फिर हाइट का अंदाजा लगाने की कोशिश करेंगे। लेकिन कहां तक, अगर सोचें आप लोग, तो कहां तक ये आपको लग रहा है कि प्रत्यक्ष विधि काम करने वाली है? इसके साथ आपको ऐसा नहीं लग रहा है कि बहुत सारी इसके साथ हम लोग प्रॉब्लम्स फेस करने वाले हैं और हमको इससे बहुत ज्यादा जानकारी नहीं मिलेगी? तो अगर हम लोग देखें तो हम लोग ये कह सकते हैं, यहां पर हम लोग कह सकते हैं कि इसके साथ हम लोग बहुत सारी डिफिकल्टीज फेस करेंगे, ठीक है ना। तो प्रॉब्लम्स इसके साथ रहेंगी, तो हम लोग ये कह सकते हैं यहां पर इसके साथ कि इनके साथ समस्याएं क्या है, प्रॉब्लम क्या है। तो अगर हम लोग प्रॉब्लम के बारे में बात करें तो एक ही बहुत बड़ी आपकी समस्या जो निकल के आती है वो है नॉलेज ऑफ
लिमिटेड शैलो एरियाज ऑफ द ओशन। मतलब अगर हम बोलें इसको तो सीमित उथले सागरीय भाग का ज्ञान। मतलब कहना क्या चाह रहे हैं यहां पर, देखो कहना ये चाह रहे हैं कि समुद्र अगर आपका गहराई समुद्र की है, इस प्रकार से गहराई है समुद्र की, बहुत अच्छा खासा गहरा है समुद्र, ठीक है, तो हमको जो इंफॉर्मेशन मिलती है वो बहुत ही, जहां पर उथला जल है, जैसे सपोज ये वाला इतना एरिया, हमको ऐसे ही जो आपका बहुत ही उतला, जो ज्यादा गहराई नहीं लिया हुआ है, वहीं तक की हमको नॉलेज है, वहीं तक का हमको ज्ञान है। हमको जो ज्ञान है, जो हमें नॉलेज है, वो बड़ा ही छोटे क्षेत्र का है, उन क्षेत्रों का है बेसिकली जो कि बहुत ही कम उतले हुए पानी में। आपको बात समझ में आ रही है? जो बहुत ही उतले हुए पानी में। अच्छा एक चीज समझिए, ऐसा क्यों हो रहा है, आपके दिमाग में ये आना चाहिए कि सर ये बताइए कि ऐसा हो क्यों रहा है। अच्छा मुझे एक चीज आप बताइए कि अगर हम लोग बात करें सूर्य के प्रकाश की, सनलाइट या सूर्य के प्रकाश के बारे में अगर हम लोग बात करें, ठीक है ना, सनलाइट के बारे में अगर हम लोग बात करें, सूर्य के प्रकाश के बारे में बात करें, तो आपको बड़ी एक अच्छी चीज पता चलेगी कि सूर्य का प्रकाश समुद्र में जो है, ठीक है, प्रत्यक्ष रूप में मतलब कि डायरेक्ट सनलाइट जो है, ये डायरेक्ट सनलाइट 200 मीटर की गहराई तक पहुंच जाती है, ठीक है ना। तो सूर्य का प्रकाश कैसे पहुंच रहा है? 200 किलोमीटर, 200 मीटर की गहराई तक। जैसे सपोज ये सूर्य का प्रकाश है, ये कितना अंदर तक जा पा रहा है? 200 मीटर तक। और इस जोन को हम क्या बोलते हैं? फोर्टिक जोन बोलते हैं। इस जोन को हम क्या बोलते हैं? फोर्टिक क्षेत्र बोलते हैं। फोर्टिक क्षेत्र वो क्षेत्र होता है जहां पर सूर्य का प्रकाश पहुंच रहा है, जहां तक, ठीक है। और यहां पर जो जितने भी जीव होंगे वो अपना भोजन जो बनाएंगे वो कैसे बनाएंगे? यहां प्रमुख जो आपका प्रोसेस होगा, प्रक्रिया होगी, वो होगी फोटोसिंथेसिस की, जिसको आप बोलते हैं प्रकाश संश्लेषण। प्रकाश संश्लेषण या फोटोसिंथेसिस। तो बेसिकली यहां पर जितने भी ऑर्गेनिजम्स होंगे, आपके जितने भी ऑर्गेनिजम्स होंगे, वो अपना भोजन फोटोसिंथेसिस में बनाते होंगे। लेकिन हम लोग यहां बात कर रहे हैं डिफिकल्टी की, तो हमको शैलो एरिया के बारे में ही पता है, हमें ज्यादा डीप एरिया के बारे में क्यों नहीं पता है? तो पहली चीज आपको ये समझनी पड़ेगी कि जो सनलाइट है, ठीक है, वो 200 मीटर की गहराई तक ही पहुंच पाती है प्रत्यक्ष रूप में। अगर आप देखेंगे एक तरीका और है, डिफ्यूज्ड लाइट के अगर बारे में बात करें, ठीक है ना, विसरित दिवा प्रकाश के बारे में बात करें आप, तो ये इट कैन गो अप टू 1000 मीटर्स डेप्थ, ठीक है। ये जो है 1000 मीटर की गहराई तक जा पाता है, 1000 मीटर गहराई तक जा पाता है, ठीक है। अब आप एक चीज समझिए कि इसके बाद क्या होगा। भाई 200 मीटर तक तो आपको दिख रहा है, जो मैं बात बोल रहा हूं, बात बहुत ध्यान समझिए। मैं जो बात बोल रहा हूं, मैं कह रहा हूं कि जैसे आपका सन की लाइट जहां तक पहुंच रही है, तो आपको चीजें क्या है, बड़ी ट्रांसपेरेंट दिख रही हैं, आमने सामने दिख रही, ट्रांसपेरेंट, देख सकते हो क्या हो रहा है, सूर्य की रोशनी है। लेकिन जहां पे सूर्य की रोशनी जब पहुंचना बंद हो गई, क्या आपको चीजें वहां पर ट्रांसपेरेंट दिखाई देंगी? क्या आपको सही प्रकार से आपको चीजें दिखाई देंगी? नहीं दिखाई देंगी। तो इसका मतलब यह है कि फोर्टिक जोन के बाद, फोर्टिक जोन के पश्चात, ठीक है ना, तो हम लोग यहां पर लिख सकते हैं ऐसे,
फोर्टिक जोन के पश्चात, आफ्टर फोर्टिक जोन, ठीक है, या बियॉन्ड फोर्टिक जोन, ठीक है, इसको प्रकाश मंडल कह सकते हो, बियॉन्ड फोर्टिक जोन, things would not be clearly visible, ठीक है, सभी, या ऐसे कह सकते हो इसको ऐसे भी कह सकते हैं कि चीजें या इसके आगे कुछ भी साफ नहीं दिखाई देगा। पहली चीज, पहला तो ये प्रॉब्लम हो जाएगी कि नॉलेज है, यहां पर नॉलेज लिमिटेड है, नॉलेज लिमिटेड, और ये क्यों है, तो इसका कारण क्या है, कारण ये है, पहला कारण ये है कि फोर्टिक जोन के पश्चात चीजें साफ नहीं दिखाई देंगी। दूसरा कारण क्या है, तो दूसरा कारण है सेकंड है आपका कि यहां पर अब आप जानते हैं विद increasing depth the pressure also increases, ठीक है, मतलब कि बढ़ती हुई गहराई के साथ दाब में भी वृद्धि होती है। दाब में भी क्या होता है, वृद्धि होती है, ठीक। अब इतना ज्यादा गहरा है, आप 6 किलोमीटर की गहराई तक थोड़ी ना पहुंच जाएंगे, आपके जितने भी जो आपका नर्वस सिस्टम है सब फट जाएगा, इतना प्रेशर होगा, सारी चीजें आपकी बर्दाश्त ही नहीं कर पाएंगी चीजों को, बॉडी आपकी क्या होगी, फेल कर जाएगी, फट जाएंगे आप, राइट। तो यहां पर इन सारी चीजों को देखते हुए अगर आप कहेंगे तो आप क्लियरली ये कह देंगे कि बहुत अच्छा पॉसिबल नहीं है। अच्छा, एक और चीज है, यहां पर एक और कारण है, आप ये भी कह सकते हैं, यहां पर एक और कारण है कि जो सी वाटर होता है इज वेरी कोरोसिव इन नेचर। सी वाटर जो है क्या है, बहुत कोरोसिव होता है नेचर में। समझ में आ रही बात। तो कोरोसिव जब हम बोलते हैं, कोई भी चीज को कोरोसिव बोलते हैं, इसका मतलब कि उसमें जो सागरीय जल है, जो आपका सागरीय जल है, इसमें रासायनिक गतिविधियां बहुत होंगी। रासायनिक क्रियाएं अधिक होंगी। इसका कहने का मतलब यह है कि सी वाटर कोरोसिव जो है, इसका मतलब यह हुआ कि यहां पर जितनी भी चीजें हैं आपकी, ठीक है ना, जो भी हम चीजें भेजेंगे, जैसे सपोज हम यहां पर मशीन्स या रोबोट्स अगर भेजते हैं, ठीक है ना, तो वो क्या हो जाएंगी, यहां पर फेल हो जाएंगी। मशीन्स या रोबोट आर फाउल्ड, ठीक है, या आप कह सकते हैं मशीन रोबोट्स जो है क्या हो जाएंगी, यहां पर फेल हो जाएंगी। हिंदी में लिख सकते हैं क्या हो जाएंगी, फेल हो जाएंगी। इसका मतलब ये है कि अगर आप ऊपर देखेंगे तो यहां पर जो डायरेक्ट मेथड, इनसे हमको बहुत अच्छी जानकारी नहीं प्राप्त हो पाएगी, ठीक है ना, हमारी बहुत ज्यादा हमको जानकारी इससे नहीं मिल पाएगी।
अब हुआ क्या कि 1960s में और 70s में, ठीक है ना, इनफैक्ट 50s में और 70s में, ड्यूरिंग 1950s एंड 1960s, ठीक है ना, इस टाइम पे क्या हुआ कि हमारी नॉलेज बहुत बढ़ी, ठीक है, किसके बारे में, ओशन के बॉटम के बारे में, नॉलेज ऑफ डाइवर्स टोपोग्राफी, डाइवर्स टोपोग्राफी of the ocean floor grew rapidly। मतलब हिंदी में हम ये बोल सकते हैं कि इस दौरान, मतलब 1950 से लेके 1960 के दौरान तक अगर हम बात करें, इस दौरान हमारा समुद्र की आकृतियों को लेकर, इस दौरान हमारा समुद्र की आकृतियों को लेकर, हमारा समुद्र की आकृतियों के ज्ञान को लेकर, के ज्ञान को लेकर, या कह सकते हैं इस दौरान हमारे समुद्र की आकृतियों के ज्ञान में वृद्धि हुई। ठीक है ना, हम क्या बोल सकते हैं, इस समय वृद्धि हुई है ज्ञान की, ठीक है। और ये वृद्धि का सबसे बड़ा कारण क्या था, इस वृद्धि का सबसे बड़ा कारण था सोनार टेक्नोलॉजी। सोनार टेक्नोलॉजी, ठीक है ना, सोनार टेक्नोलॉजी या इसे एको साउंडिंग टेक्नोलॉजी भी बोलते हैं, सोनार प्रौद्योगिकी भी बोलते हैं इसको, या एको साउंडिंग टेक्नोलॉजी भी बोलते हैं इसको, ठीक है ना। तो देखते हैं ये है क्या बेसिकली। तो देखिए हुआ क्या, इस प्रकार आप मानिए कि आपकी शिप्स थी, ठीक है, ये आपकी शिप्स थी यहां पर। अब इसी शिप से हुआ क्या, इसके नीचे आप था आपका, यहां पर हम लोग इस प्रकार से बना लेते हैं, आओ देखो, ये हम लोग ने बॉटम टोपोग्राफी बना ली, ये हमारी मान लो क्या है, ये आपका ओशन क्रस्ट है या ओशन टोपोग्राफी है, कुछ भी मान लो, ठीक है ना, ओशन फ्लोर मान लो है ये, ओशन फ्लोर है। तो अब सोनार टेक्नोलॉजी क्या करता है बेसिकली, कि इस प्रकार ये साउंड वेव्स भेजता है, क्या भेजता है, ये साउंड वेव भेजता है। अब साउंड वेव जाएगा, किसी पर्टिकुलर जगह को हिट करेगा और उस पर्टिकुलर जगह से हिट होके वापस आएगा,
और इसमें उसको कुछ टाइम लगेगा, इसमें उसको कुछ टाइम लगेगा। भाई समय लगेगा कि नहीं लगेगा? इसमें उसको कुछ समय लगेगा, टाइम लगेगा, राइट। तो यहां पर मैं बता रहा हूं आपको कि सोनार टेक्नोलॉजी कैसे काम करती है। देखो सोनार टेक्नोलॉजी कैसे काम करती है। आप जानते हैं कि इस साउंड वेव्स की जो ध्वनि तरंगे हैं, जो ध्वनि तरंग है, इनकी स्पीड होगी कुछ। कितनी स्पीड होती है समुद्र में? तो याद रखिएगा 1500 मीटर्स पर सेकेंड की स्पीड लगभग होती है इनकी, अप्रोक्सीमेटली। ठीक है। अब होगा क्या कि जब ये हिट करेंगी किसी जगह पे, तो हिट करके ये वापस आएंगी। हिट करके क्या होंगी? ये वापस आएंगी। तो आप एक चीज तो जानते ही हैं, ये तो आप लोग सब जानते हैं, क्या कि स्पीड इनटू टाइम, कि किस स्पीड पे चल रही है चीजें और कितना टाइम ले रही हैं। अगर वो पता हो आपको तो आप बता दोगे कि उसकी डिस्टेंस कितनी है, उसकी दूरी कितनी है। भाई आपको मालूम है कि 1500 मीटर पर सेकंड ये चलती है। ठीक है, 1500 मीटर पर सेकंड की स्पीड चलती है। अब ये कितना समय ले रही है टकरा के लौटने में? इससे आप बता दोगे कि वहां पर कितनी गहराई है, या वहां पर उसकी डेप्थ जो है वो एग्जैक्टली कितनी है। सोनार टेक्नोलॉजी से हमको पता चल जाता है। लेकिन इसके भी कुछ ड्रॉबैक्स थे, इसके भी कुछ ड्रॉबैक्स थे। ठीक है ना, इसको भी देख लेते हैं हम लोग। तो लिख लेते हैं हम लोग यहां पर, प्रॉब्लम्स associated with सोनार टेक्नोलॉजी। तो क्या क्या समस्याएं थी सोनार प्रौद्योगिकी सी, उससे देख लेते हैं। पहली चीज तो टाइम कंज्यूमिंग प्रोसेस। मतलब कि समय अधिक लगेगा इसमें, इस प्रोसेस में समय अधिक लगेगा। क्यों ऐसा था शुरुआत में? क्योंकि इस वक्त, या आप कह सकते हैं क्योंकि प्रारंभ में, है ना, ऐसा बोल सकते हैं, क्योंकि, इसको हटा दो यार, क्योंकि प्रारंभ में सिंगल बीम टेक्नोलॉजी आई थी। अब आप बोलेंगे सर सिंगल बीम टेक्नोलॉजी क्या होता है? देखो, जैसे सपोज यहां से तुम्हारा वेव निकली, साउंड वेव निकली, और इस प्रकार से तुम्हारा जो है कोई क्षेत्र है, ठीक है, ऐसे मान लो ये क्या है, पानी है, वाटर, और यहां से तुम्हारा साउंड वेव आता है। तो पहले जो टेक्नोलॉजी थी, पहले वो एक पर्टिकुलर पॉइंट पे आपका क्या करती थी? हिट करती थी। ठीक है, एक पर्टिकुलर पॉइंट पे आपका साउंड वेव हिट करती थी। अब इससे होगा क्या? जब इस प्रकार की एक पर्टिकुलर पॉइंट पे आपको कवर करना होगा तो इससे बहुत समय लगेगा। क्यों बहुत समय लगेगा? इससे होता क्या था कि आप जानते हैं कि थ्री फोर्थ
of the total surface of earth is ocean. ठीक है ना, पूरे पृथ्वी की कुल सतह का 3/4 भाग महासागर है। इसलिए इसमें समय बहुत ज्यादा लगता। क्या होता? समय बहुत ज्यादा लग जाता इस प्रकार से अगर टेक्नोलॉजी होती। खैर, इसका जो है प्रॉब्लम एक तरीके से कहा जाता है, थोड़ा बहुत इस प्रॉब्लम को सॉल्व कर लिया गया। कैसे सॉल्व कर लिया गया? मल्टी बीम टेक्नोलॉजी से। किससे सॉल्व कर दिया गया? मल्टी बीम टेक्नोलॉजी से सॉल्व कर दिया गया। ठीक है ना। अब यहां पर आपको समझना पड़ेगा मल्टी बीम टेक्नोलॉजी कैसी होगी। देखिए, ऑब्वियस बात है, मल्टी बीम टेक्नोलॉजी जो होगी मल्टी बीम टेक्नोलॉजी कई सारे बीम्स की वजह से एक पर्टिकुलर एरिया को क्या करेगी? कवर कर लेगी। तो साउंड वेव्स जो होंगी वो कई सारी वेव्स की तरह जाके इस प्रकार से आगे चलेंगी। शेप आपकी रहेगी, शेप आपकी मूव होती रहेगी, साउंड वेव्स भी आपकी इस प्रकार से मूव होती रहेंगी। जैसे पहले यहां कवर करा, उसके बाद ये एरिया कवर करा साउंड बीम ने, राइट। इस तरीके से एरिया आपका कवर होता जाएगा। ठीक है, तो ये मल्टी बीम टेक्नोलॉजी की वजह से जो एक ये प्रॉब्लम थी आपकी, ये तो सॉल्व हो गई। मतलब समय वाली समस्या जो थी वो एक समय आके खत्म हो गई। लेकिन दूसरा बहुत इंपॉर्टेंट, क्या? हार्मफुल इफेक्ट्स ऑन मरीन लाइफ। हार्मफुल इफेक्ट्स ऑन मरीन लाइफ मतलब कि जो समुद्री जीवन या सागरी जीवन है, सागरी जीवन पर हानिकारक प्रभाव पड़ेगा। ठीक है ना। तो जो सागरी जीवन है उस पर बहुत हानिकारक प्रभाव पड़ा, हार्मफुल इफेक्ट पड़ा आपका। ठीक, क्योंकि आप जानते हैं इट सेंड्स हाईली कॉन्सेंट्रेटेड साउंड वेव्स। ठीक है ना, ये बहुत ही ज्यादा कॉन्सेंट्रेटेड साउंड वेव्स जो होती हैं उनको सेंड करती है। आपको महसूस करना है कि किस प्रकार से साउंड वेव आपके लिए इफेक्ट आपकी बहुत हार्मफुल हो सकती है। तो आपको करना क्या है? आप कुछ ना करिए, अपने स्पीकर पे जाइए, जो भी आपका बड़ा स्पीकर है उसको आवाज एकदम फुल पे कर दिए, खड़े हो जाइए कान लगा के। आपको एहसास हो जाएगा कि क्या आपकी गति होने वाली है। ठीक है, तो यहां पर याद रखिएगा कि सोनार सिस्टम से जो मरीन लाइफ है उनको बहुत ज्यादा प्रभाव पड़ता है। ठीक, तीसरी चीज कि जो इट गिव्स approximate values and not exact values। ठीक है, ये जो है हमको अप्रोक्सीमेट वैल्यू देती है। हमको जो वैल्यू मिलती है वो क्या होती है? अप्रोक्सीमेट होती है, एग्जैक्ट नहीं होती है। अंदाजा लगा के अप्रोक्सीमेट आसपास की वैल्यू दी जाती है। लेकिन हम लोग ये कह सकते हैं कि यू नो although it is
मोर और लेस इट इज मोर और लेस सेटिस्फैक्टरी। ठीक है ना, जो भी आपकी आती है वो संतोषजनक होती है। जो भी आपका मूल्य आता है, हिंदी में लिख लीजिएगा, जो भी मूल्य आता है वो हालांकि संतोषजनक होता है। एक ओवरऑल किसके लिए संतोषजनक होता है? टू अंडरस्टैंड द ओवरऑल पिक्चर, टू अंडरस्टैंड द ओवरऑल पिक्चर। तो अगर हम लोग देखेंगे तो ये हमारे साथ इस प्रकार से हम लोग देखेंगे कि सोनार टेक्नोलॉजी के साथ भी कुछ हम लोग को प्रॉब्लम एसोसिएटेड है, लेकिन हमको सोनार टेक्नोलॉजी से बहुत सारी इंफॉर्मेशन जो आप देखते हैं आज, वो सोनार टेक्नोलॉजी की मदद से मिली। ठीक है, अच्छा एक और टेक्नोलॉजी आई है जो कि बहुत ही बेनिफिशियल है, इसको बोलते हैं सैटेलाइट इमेजरी। ठीक है ना, क्या है ये? सैटेलाइट इमेजरी है। सैटेलाइट इमेजरी क्या होता है? ये टेक्निक क्या है? दिस टेक्निक इज व्हाट? देखिए ऑब्वियस सी बात है, यहां पे सैटेलाइट से इमेज ली जाती है, सैटेलाइट से इमेज ली जाती है। ठीक है, और इस इमेज से हम लोग को पूरी जो आप देखते हैं ना, एक तरीके से अंदर तक रिजेस जो आपके महासागर के नीचे होती है, काफी गहराई में होती है, वो भी हमको चीजें मिल जाती हैं यहाँ पर। ठीक है, इनफैक्ट हमको कैसी इंफॉर्मेशन मिल जाती है मैं आपको बताऊं। जैसे आप देखेंगे कि इस प्रकार से सोचिए, ये है आपका, दिस इज योर ओशन फ्लोर। ये हमारा ओशन फ्लोर है सपोज, ठीक है ना, ये मान लेते हैं ओशन फ्लोर है। तो सैटेलाइट से हमको ऐसी इमेज मिल जाती है कि जब हम देखते हैं तो हमको पता चलता है कि जो सागर समुद्र का लेवल जो है वो बराबर ना होके वो भी थोड़ा बहुत ऊपर नीचे है। तो ये आपका समुद्र का मैंने क्या बनाया? सी लेवल बनाया है। तो आप देख सकते हैं सी लेवल में मैंने कैसा सी लेवल बनाया। इसको ध्यान से कर देखेंगे आप तो आपको समझ में आ जाएगा कि मैंने सी लेवल कैसा बनाया है, और ऐसा क्यों बनाया है इसके पीछे का कारण भी बता देता हूँ। सैटेलाइट से ये हमको पता चलता है, दिखता है तो हमें क्लियरली कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ, नहीं तो हम लोग लगता था सी लेवल है, लगभग एक जैसा रहता होगा। लेकिन आप जानते हैं कि ग्रेविटी नामक एक चिड़िया होती है, ठीक है, और ग्रेविटी डिपेंड करती है मास पे। अगर हम गुरुत्वाकर्षण के बारे में बात करें, ग्रेविटेशन के बारे में बात करें, तो आपको मालूम होगा कि ग्रेविटेशनल पुल कहां पर ज्यादा होगा। ग्रेविटेशनल पुल वहीं ज्यादा होगा जहां पर क्या होगा? अधिक द्रव्यमान वाली चीज होगी, जहां पर मास जो है वो ज्यादा होगा। जैसे सपोज ये देखिए, आप मुझे बताइए, क्या आप क्लियरली नहीं देख पा रहे हैं कि यहां पर ज्यादा लैंड मास है? यहां पर आप देख पा रहे हैं ज्यादा लैंड मास है, और यहां पर आप देख रहे हैं कि लैंड मास बहुत कम है। यहां पर आप देख रहे हैं लैंड मास उसकी अपेक्षा ज्यादा है, लेकिन यहां अगेन लैंड मास कम है। ठीक है, फिर यहां पर आप देख रहे हैं तो यहां पर भी आपको लैंड मास ज्यादा दिखाई दे रहा है, राइट। तो जहां पर भी लैंड मास ज्यादा होगा तो वो क्या करेगा? लैंड मास अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगा पानी को। भाई पानी को अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगा ना, ग्रेविटेशनल पुल। आप बताइए मुझे, चंद्रमा का, मून का ग्रेविटेशनल पुल ज्यादा है कि अर्थ का? तो आप कहेंगे अर्थ का। क्यों? क्योंकि वो बड़ा है साइज में। सन का ज्यादा बड़ा है या मून का? तो आप कहेंगे सन का ग्रेविटेशनल पुल ज्यादा बड़ा है। क्यों? क्योंकि वो बड़ा है साइज में। तो यहां पर आप जानते हैं
कि जितना बड़ा साइज होगा, जितना बड़ा साइज होगा उतना बड़ा क्या होगा, उतना ज्यादा क्या होगा, ग्रेविटेशन आपका पुल होगा। इसीलिए ये अपनी तरफ पानी को क्या करेंगे, अट्रैक्ट करेंगे। और जब पानी को अट्रैक्ट करेंगे तो यहां पर आप देख रहे हैं इस तरीके से सागर का जो तल है, सागर का तल क्या होगा, ऊपर उठा होगा। इस तरीके से देखेंगे यहां पर तो आपका सागर का तल, समुद्र सी लेवल जो है आपका, वो आपको ऊपर उठा दिखाई देगा। तो ये है ब्यूटी। और वहीं आप देखेंगे कि अगर यहां पर इस प्रकार से कुछ गड्ढा है, कोई डिप्रेशन वाली क्षेत्र है, जैसे यहां पर भी डिप्रेशन वाला क्षेत्र था, ये क्षेत्र डिप्रेशन वाला था जो मैं मार्क कर रहा हूं, राइट। तो यहां पर भी आपका देखेंगे कि यहां पर ग्रेविटेशनल पुल उतना नहीं है, इसलिए यहां से पानी यहां नहीं है, आपका गायब है वहां पर। और किस तरफ बढ़ गया है, वो इस तरफ, यहां देखेंगे आप तो राइज आपको दिखाई दे रहा है, यहां पर आपको ये राइज दिखाई दे रहा है। इज इट क्लियर, समझ में आ गया। तो सैटेलाइट इमेज से हमको बहुत बेनिफिट्स है। तो कौन कौन से बेनिफिट है भाई, हमको सैटेलाइट इमेज से कौन कौन से बेनिफिट्स हैं। और ये जो आपका जो हम लोग ओशनोग्राफी का लेक्चर ले रहे हैं, ये लेक्चर हम लोग का 16-17 लेक्चर में अच्छी तरीके से कंप्लीट हो जाएगा। मतलब कि आपका ये पोर्शन जो है पूरा डिटेल में हम लोग कवर कर लेंगे। पहली चीज जो सोनार टेक्नोलॉजी में बहुत दिक्कत थी, क्या कि पूरा 3/4 भाग जो है समुद्र का है, सागर का है, इसको कैसे कवर करेंगे, ये बहुत बड़ी प्रॉब्लम थी। यहां पर ये प्रॉब्लम नहीं है। यहां पर क्या है, यहां पर आप सैटेलाइट से आराम से इमेजेस ले लीजिए, पूरे ओशंस के इमेजेस आ जाएंगे और ये रेगुलर फोटो आती रहती हैं। ये जो इतना उभार और ये आपको जो दिख रहा है, ये बहुत माइन्यूट डिटेल जब ऑब्जर्व करा गया चीजों को, जब बहुत ध्यान से देखा गया चीजों को, तब पता चला कि इस प्रकार से हमारा जो सागर का तल है वो उठा हुआ है। ठीक है। दूसरी चीज, कंपेरेटिवली सोनार के मुकाबले याद रखिएगा, कंपेरेटिवली चीपर, सस्ता है। पहले भी लिख लेगा, सभी महासागरों को या महासागरों की स्थिति बताता है। ठीक है। दूसरा, कंपैरेटिवली सस्ता है। तुलनात्मक तौर पे अगर आप देखेंगे, तुलनात्मक तौर पे सोनार टेक्नोलॉजी से तुलनात्मक तौर पे ये सस्ता है। ठीक है। और बहुत बड़ी चीज कि इट डज नॉट नेगेटिवली अफेक्ट दी ओशन इकोसिस्टम। ठीक है। तो ये जो है आपका, याद रखिएगा, महासागरीय जो आपकी पारिस्थितिक तंत्र है, ठीक है, ठीक है, तो नुकसान नहीं पहुंचाएगा। तो ये है आपका क्या, सैटेलाइट इमेजरी। तो ये तो बेसिक चीज हमने पता कर ली कि ओशन के बारे में हमको कैसे इंफॉर्मेशन मिलती है, कैसे हमको ओशन के बारे में पता चलता है। तो आइए हम लोग देखते हैं, अब पढ़ते हैं हम लोग कि क्या लिखा हुआ है। अब पढ़ते हैं। ठीक है। लिखा हुआ है, द रिलीफ और दी ओशन फ्लोर इज अ कॉम्प्लेक्स एंड वेरीड एज द सरफेस ऑफ द लैंड। ठीक है। The relief of the sea or the ocean floor is as complex and varied as the surface of the land. मतलब कि जो आपकी ओशन की सतह है वो उतनी ही कॉम्प्लेक्स और उतनी ही ज्यादा विभिन्न है जितनी की स्थल पे, समुद्र के ऊपर नहीं, स्थल भाग पे जहां हम और आप रह रहे हैं, जितना हमारा स्थलीय भाग आप कह सकते हैं क्या है, जटिल है, उतना ही कॉम्प्लेक्स मतलब होता है जटिल, जितना हमारा स्थलीय भाग जटिल है
उतना ही हमारा जो सागरी भाग है वो भी जटिल है, ये कह रहा है। ठीक है, और आने वाले समय में हम लोग देखेंगे कि वास्तव में ऐसी चीज है, बहुत जटिलता है। ठीक है, यहां पर लिखा हुआ था फरोज डिवाइड द ओशन इनटू इलोंगेटेड ट्रोफ्स एंड द ट्रांसफर रिजेस सब डिवाइड दीज डिप्रेशंस इनटू अ सीरीज ऑफ बेसिन विच आर सेपरेटेड फ्रॉम ईच अदर। ठीक है, तो हम लोग यहां पर देखेंगे, यहां पर हम लोग देखेंगे कि यहां पर आपको बहुत सारे गर्त मिलेंगे, गड्ढे मिलेंगे। ठीक है, बहुत सारे आपको उभार मिलेंगे। यहां पर याद रखिएगा कि ट्रफ से मतलब क्या है, गर्त मिलना, गड्ढे मिलना, और बहुत सारे ट्रांसवर्स रिजेस मिलना मतलब कि कटक मिलना। ठीक है, यहां पर आपको इसके अलावा बता दूं मैं कि बहुत सारे हम लोग देखेंगे कि यहां पर आपको बेसिन मिल रहे हैं। क्या मिल रहे हैं, बेसिन मिल रहे हैं। अभी हम लोग देखेंगे कि कौन कौन से बेसिन हम लोग यहां पर हमको मिलते हैं। ठीक है, द रिज एंड द बेसिन टोपोग्राफी इज द कैरेक्टरिस्टिक टोपोग्राफी ऑफ द ओशन बॉटम्स। ठीक है ना, यहां पर याद रखिएगा कि जो रिज है आपकी, ठीक है, और जो बेसिन टोपोग्राफी है वही मुख्य तरीके से आप कह सकते हैं कि ओशन बॉटम की टोपोग्राफी है। मतलब जो कटक है आपके और जो आपका डीप सी फ्लोर प्लेन है वही ओशन बॉटम है बेसिकली। ठीक है, बाकी तो हम लोग देखेंगे कि कॉन्टिनेंटल शेल्फ क्या है, कॉन्टिनेंटल स्लोप क्या है, वो किस हिसाब से ओशियानिक प्लेट का भाग है कि वो कॉन्टिनेंटल प्लेट का भाग है, ये सारी क्लियर आपको चीजें हो जाएंगी। ठीक है, अभी यहां पर इन्होंने एक ब्रीफ सा डिस्कशन दे रखा है कि जो आपके ओशन है, ठीक है ना, ओशन कवर एन एरिया ऑफ अबाउट 3605,900 स्क्वायर किलोमीटर। ठीक है, मतलब ये आपके फिगर इतना इंपॉर्टेंट नहीं, विच इज 71% ऑफ द टोटल एरिया, ये आपको याद रखना है। ठीक है, इतना तो आपको याद होगा ही, आई होप 71% ऑफ द टोटल एरिया ऑफ द अर्थ सरफेस। ठीक है, तो ये याद रखिएगा कि 3/4 भाग लगभग की आप 71% ऑलमोस्ट आप कह सकते हैं 3/4 पार्ट जो है आपका, ये किसने कवर कर रखा है, ओशन ने कवर कर रखा है। ठीक, अब द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ सीज एंड ओशन इज हाईली इरेगुलर इन डिफरेंट लैटिट्यूडनल बेल्ट्स। अब याद रखिएगा यहाँ पर एक क्वेश्चन बता रहे हैं, ये बोल रहे हैं क्या, ये कह रहे हैं कि जो हमारे अक्षांश हैं, ठीक है, हमारे अक्षांश में अलग अलग किस्म से, अलग अलग तरीके से आपके कह सकते हैं जो वितरण हो रखा है समुद्र का, ठीक है ना, वो वितरण हो रखा आप कह सकते हैं हुआ है, समुद्र का और महासागरों का वितरण हुआ है। ठीक है, एज वेल एज दी नॉर्दर्न हेमेस्फेयर एंड सदर्न हेमेस्फेयर। ठीक है, तो ऑब्वियस ही बात है कि नॉर्दर्न हेमेस्फेयर में समुद्र का भाग कम है, ठीक है, और सदर्न हेमेस्फेयर में समुद्र का भाग ज्यादा है। तो नियरली 61% ऑफ द एरिया, नियरली 61% ऑफ द एरिया यहां पर ये कह रहे हैं nearly 61% of the area जो है नियरली 61% ऑफ द एरिया क्या है, नॉर्दर्न हेमिस्फेयर में है, नॉर्दर्न हेमिस्फेयर में। ठीक है ना, और 81% जो है वो कहाँ है, सदर्न हेमिस्फेयर में है आपका। ठीक, दूसरी चीज क्या कह रहा है, the overall distribution arrangement, the overall distributional arrangement of land and water on the globe is antipodal with the Arctic Ocean and the north around the North Pole and the Antarctic continent encircle the South Pole। ठीक है, ये चीज आप जानते हैं कि हमारे साउथ पोल में, साउथ पोल दक्षिणी ध्रुव जो है, दक्षिणी ध्रुव में हमारे क्या है, दक्षिणी ध्रुव में हमारे अंटार्कटिका है। ठीक है, और जो नॉर्थ पोल हमारा है वहां पर क्या है, हमारा आर्कटिक ओशन है। मतलब एक तरफ से आप देखेंगे कि कहना क्या चाह रहे हैं, कहना चाह रहे हैं कि आप अगर लैंड वाटर का डिस्ट्रीब्यूशन देखेंगे तो इस प्रकार से आपको नॉर्थ पोल में क्या है आपका, नॉर्थ पोल में यू हैव आर्कटिक ओशन। ठीक है, वहीं साउथ पोल में देखेंगे आप तो क्या है, साउथ पोल में, साउथ पोल में आपका पूरा लैंड पोर्शन है, एक तरफ आपका वाटर बॉडी है, एक तरफ आपका कॉन्टिनेंट है अंटार्कटिक, अंटार्कटिक है आपका। ठीक है, तो इसको हम क्या बोलते हैं, एंटीपोडल।
इसको एंटीपोडल सिचुएशन कहते हैं। कौन सी सिचुएशन? एंटीपोडल सिचुएशन कहते हैं। ठीक है, आइए, तो ये हो गई बात किसकी? ये हो गई बात आपकी यहाँ पे एक इंट्रोडक्शन। अब हम लोग कुछ बात जो है वो अपने लेवल पे समझ लेते हैं, क्या बातें हैं इंपॉर्टेंट आपके लिए। अब हम लोग बात करेंगे, वी विल टॉक अबाउट दी एनसीईआरटी ओल्ड जो है आपको 21st चैप्टर उसका पढ़ना है, दिस इज मैंडेटरी। अब सबसे पहले हम लोग बात करेंगे we are going to talk on कॉन्टिनेंटल मार्जिन्स। ठीक है, हम लोग किसके बारे में बात करेंगे? कॉन्टिनेंटल मार्जिन्स के बारे में बात करेंगे। ठीक, तो कॉन्टिनेंटल मार्जिन्स जो होती हैं, बहुत ध्यान समझिएगा, कॉन्टिनेंटल मार्जिन्स जो होती हैं, दीज आर नथिंग बट दी बाउंड्री ऑफ द कॉन्टिनेंट्स। ये क्या है? बाउंड्री ऑफ द कॉन्टिनेंट्स है। और कितनी आपकी बाउंड्री होंगी? वन विल बी योर पैसिव मार्जिन्स, ठीक है, और दूसरा आपका क्या होगा? एक्टिव मार्जिन्स। अब नाउ व्हाट इज पैसिव, व्हाट इज एक्टिव, ये समझना जरूरी है हम लोग के लिए। So let's understand first what is passive margin. अगर इस तरीके से हम देखें, इस तरीके से देखें, तो यहां पर कोई भी प्लेट बाउंड्री नहीं है। देयर इज नो प्लेट बाउंड्री, देयर इज नो प्लेट बाउंड्री। आप जानते होंगे प्लेट बाउंड्री क्या है, ठीक है, आप लोग ने इतना पढ़ा होगा जियोमॉर्फोलॉजी में कि प्लेट बाउंड्री क्या है। आपको याद होगा, अगर आप लोग याद होगा कि प्लेट बाउंड्री क्या है, तो आप लोग ये चीज़ समझ सकते हैं कि व्हाट इज प्लेट बाउंड्री। प्लेट बाउंड्री वो बाउंड्री होती है जहां पर आपकी प्लेटें एक दूसरे से टकराती हैं या दूर जाती हैं, ठीक है। और पैसिव मार्जिन ऐसा मार्जिन होता है, ऐसा कॉन्टिनेंट का मार्जिन होता है जहां पर प्लेटें एक दूसरे से टकरा नहीं रही होती हैं। जैसे मैं एग्जांपल के तौर पे आपको यहां पर, इसी में मैं एग्जांपल दिखाता हूं आपको। जैसे हमारा इंडिया है, इंडिया, तो इंडिया में अगर आपसे कोई पूछे तो आपकी जो सागर है, ये इस प्रकार सागर है, राइट। तो अगर कोई आपसे पूछे तो आप क्या बोलेंगे यहाँ पर? क्या यहां पर कोई प्लेट है? नहीं, प्लेट आपकी इतनी दूर से निकल रही है, इंडिया की प्लेट,
और इधर आपकी यहां से निकल रही है इंडिया की प्लेट। ठीक है, तो इस प्लेटों के बीचों बीच आपका क्या बना हुआ है, ये इंडिया का पोर्शन बना हुआ है। ठीक है, तो यहां पर जो कॉन्टिनेंट्स की बाउंड्री है, ये हम क्या देख रहे हैं, ये वाला जो डार्क हम कलर से कर रहे हैं, दीज आर व्हाट, कॉन्टिनेंट्स की बाउंड्री। तो ये जो कॉन्टिनेंट्स की बाउंड्री है, दीज विल बी नोन एज व्हाट, पैसिव। ये क्या है, पैसिव है, ये पैसिव है। क्यों पैसिव है, यहां पे ना ही प्लेटें टकराएंगी एक दूसरे से, ना ही आपका कुछ भी गतिविधि हो रही है, तो ये पैसिव मार्जिन है। दीज आर नो व्हाट, पैसिव मार्जिन, ये पैसिव मार्जिन है। ठीक है, वहीं अगर हम एक्टिव मार्जिन के बारे में बात करें यार, यहीं अगर हम एक्टिव मार्जिन के बारे में बात करें, तो सोचो ये क्या है तुम्हारा, ऐसा मान लो एशिया है ये, ठीक है, ये पैसिफिक है। अब जापान वाला साइड देखोगे, जापान वाला साइड, तो ये वाला आप देखेंगे, अगर आपसे पूछे ये कैसा मार्जिन है, ठीक है ना, ये आपका कैसा मार्जिन है, तो यहां पर आप क्लियरली देख सकते हैं कि एक्टिव प्लेट बाउंड्रीज है। क्यों, क्योंकि यहां पर ये टकराएगा, यहां पर ये टकराएगा, तो ऑब्वियस ही बात है ज्वालामुखी तो निकलनी है, तो ये एक्टिव प्लेट बाउंड्रीज कहलाएगी। ठीक है, क्यों एक्टिव प्लेट बाउंड्री है, क्योंकि ये आपकी कन्वर्जेंट बाउंड्री भी इसको कह सकते हो तुम, इसको कन्वर्जेंट बाउंड्री भी कह सकते हो। यहां पर तुम कह सकते हो वो मार्जिन्स जिनमें सबडक्शन जोन होगा, ऐसे भी कह सकते हैं हम लोग, एक्टिव मार्जिन होगा। अगर किसी में क्या होगा, अधोगमित क्षेत्र होगा, अगर किसी में अधोगमित क्षेत्र होगा, अधोगमित क्षेत्र होगा, तो उसको क्या बोलेंगे आप, तो आप कहेंगे कि ये अधोगमित क्षेत्र है यहाँ पर, तो आप इसको क्या बोलेंगे, ये ऐसी बाउंड्री जहां पर सबडक्शन जोन हो, वो आपकी एक्टिव बाउंड्री होगी। कैसी बाउंड्री होगी, एक्टिव बाउंड्री होगी। क्लियर है बात यहां तक, ठीक है, कोई डाउट है तो मुझे बताइए आप लोग। कोई डाउट है तो बताइए। Is there any doubt? ठीक है, तो मैं ये बताना चाह रहा हूं आप लोग को कि हम लोग क्लाइमेटोलॉजी के जो पार्ट्स रह गए हैं आपको, वो अब आप लोग को रिकॉर्डेड वीडियोस में मिलेंगे, रिकॉर्डेड पार्ट्स में मिलेंगे। ठीक है ना, क्लाइमेटोलॉजी के जो पार्ट्स रह गए हैं वो आपके रिकॉर्डेड पार्ट्स में आपको मिलेंगे, टाइमिंग का इशू होने की वजह से। और आपको डेली अभी जो क्लास मिलेगी वो ओशनोग्राफी की क्लास मिलेगी, और मंडे को मैपिंग होगी, कल की क्लास नहीं हो पाई, मंडे को मैपिंग होगी आपकी। ठीक है, तो डेली आपकी क्लास मिलेगी। कल से थोड़ा सा ट्विस्ट कर रहे हैं टाइम में, थोड़ा सा ट्विस्ट ये है टाइम में कि आप लोग की क्लासेस कल से जो हैं 8 o'clock स्टार्ट होंगी, 8 PM से आपकी 10 to 10:30 PM आपकी क्लास चलेंगी कल से। और शेड्यूल के लिए कुछ बच्चे आप लोग पूछ रहे थे कि शेड्यूल सर क्या होगा,
तो मैं आपको बता दूं कि आपकी शेड्यूल यही है फिक्स, ठीक है ना, ये आपका फिक्स शेड्यूल है। 8 o'clock से आपकी स्टार्ट होगी, 8 से 8:10 हो सकता है कभी, लेकिन 8 बजे से आपकी क्लास चलेगी और लगभग 2.5 घंटे की आपकी क्लास कल से रहेगी, ठीक है। तो कल से हम लोग जो है 2.5 घंटे मिलेंगे, ये मेरा प्रॉमिस है आपसे, ये मेरा प्रॉमिस है आपसे, ठीक है। 2.5 घंटे मिलेंगे और जो क्लाइमेटोलॉजी के लेक्चर्स हैं वो आप लोग को रिकॉर्डेड फॉर्म में मिल जाएंगे, बचे हुए जितने हैं, ठीक है। तो आज का लेक्चर यहीं खत्म करते हैं। आज एक बेसिक्स मैं आपको देना चाह रहा था ओशनोग्राफी का, ठीक है। तो ओशनोग्राफी में आपको करना क्या है कि ये जो एनसीईआरटी है आपकी ओल्ड एनसीईआरटी, ये ओल्ड एनसीईआरटी में आपको पहला चैप्टर पढ़ लेना है, ठीक है ना। इनफैक्ट आपको पढ़ना तो पूरा ओशनोग्राफी है, ठीक है, ये पूरी ओशनोग्राफी पढ़नी है आपको। आज का टॉपिक जो हमारा है, आज के टॉपिक में इतना ही कवर करने वाले हैं, ठीक है। तब तक के लिए थैंक यू, टेक केयर, बाय बाय।